आइए हम बात करते हैं सेल के बारे में। तो सबसे पहले हम देखिए पढ़ेंगे सेल डिफिनीशन। सेल का डिफिनीशन क्या है? जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि सेल जो होता है हमारे बॉडी का एक यूनिट होता है, इकाई होता है। इसका मतलब क्या है कि हमारी बॉडी जो है वो एक सेल से मिलके बनी है। देखिए डिफिनीशन क्या दिया है आपका। सेल आर द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ लिविंग बीइंग। अब देखिए इस वर्ड का यहाँ क्या मतलब है। जैसा कि हम सब जानते हैं कि सेल जो है हमारी बॉडी के निर्माण में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मतलब हमारा बॉडी जो है वो सेल से मिलके बना है। और देखिए ये बात तो यहाँ क्लियर हो गई कि सेल आर द स्ट्रक्चरल यूनिट। मतलब हमारी बॉडी जो है वो सेल से मिलके बनी है। मीन्स हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर जो है वो किससे बना है? सेल से बना है। अब यहाँ फंक्शनल और बायोलॉजिकल यूनिट का क्या मतलब है? यूनिट मतलब इकाई, मतलब एक इकाई है। फंक्शनल मतलब जैसे आप जब सेल का पूरा स्ट्रक्चर पढ़ेंगे उसमें आप देखेंगे कि जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है वो एनर्जी फॉर्मेशन करता है, जो प्लास्टिड होता है वो फोटोसिंथेसिस करता है। और सारे बायोलॉजिकल जो काम है, बायोलॉजिकल काम मीन्स जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी आपकी बॉडी में होती है वो सारी किस में होती है? सेल में। इसीलिए देखिए एक वर्ड में हम डिफाइन करते हैं कि सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट। मतलब समझ में आया कि सेल जो होता है वो हमारे शरीर का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। और सारे काम जो होते हैं वो हमारे सेल में होते हैं। एनर्जी फॉर्मेशन होता है, फोटोसिंथेसिस होता है, हमारी इम्यूनिटी भी बूस्ट की जाती है। और बायोलॉजिकल यूनिट का मतलब यहाँ ये है कि हमारे बॉडी में बहुत सारे बायोलॉजिकल एक्टिविटी होते हैं, बहुत सारे मेटाबॉलिक एक्टिविटी होते हैं, वो सारे किस में होते हैं? सेल में। ये कब आपको पता चलेगा? जब आप सेल के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जब उसका स्ट्रक्चर पढ़ेंगे तब आपको ये चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। फिलहाल आप डिफिनेशन में इतना जान लीजिए। सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑल लिविंग बींग्स। ये जितने भी काम हो रहे हैं किस में होंगे? लिविंग में, नॉन लिविंग चीज़ में नहीं होगी। लिविंग थिंग्स मतलब जिसमें लिविंग थिंग्स, नॉन लिविंग थिंग्स के बारे में तो आप पढ़ चुके होंगे छोटे क्लास में। जो क्या कर सकता है? लिविंग थिंग्स का डिफिनीशन और नॉन लिविंग थिंग्स का पढ़े होंगे। लिविंग थिंग्स वो होती हैं जो अपने जैसे ही न्यू प्रोजनी जो है वो प्रोड्यूस करती है। नॉन लिविंग थिंग्स जो होती हैं वो न्यू प्रोजनी अपने जैसा प्रोड्यूस नहीं कर सकती। और भी बहुत सारे हैं, जैसे ये मूवमेंट करते हैं। लिविंग थिंग्स जो होते हैं वो मूव करते हैं, जबकि नॉन लिविंग चीज़ें जो होती हैं वो मूवमेंट नहीं करती। फिलहाल मुझे इस टॉपिक के बारे में आप छोटे क्लासों में पढ़ चुके होंगे। तो सेल का डिफिनीशन क्या हो गया? सेल आर द स्ट्रक्चरल, फंक्शनल एंड बायोलॉजिकल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग बीइंग्स। अब देखिए इसका एक और डिफिनीशन है। नेक्स्ट डिफिनीशन क्या है? ए सेल इज द डिफाइन एज स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। अब देखिए स्मॉलेस्ट वर्ड यहाँ क्यों यूज किया है? क्योंकि ये काफ़ी स्मॉल होता है। जो सेल होता है वो स्मॉल होता है, इसको आप नेकेड आई से नहीं देख सकते, क्योंकि आपकी बॉडी जो है मिलियंस और ट्रिलियंस कोशिकाओं से मिलके बनी है। तो ये काफ़ी स्मॉल होगा, तभी तो इतनी बड़ी बॉडी मिलियंस और ट्रिलियंस कोशिकाओं से मिलके बनी है। इसलिए हम कह सकते हैं सेल इज डिफाइन एज द स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट। बेसिक मतलब बेस बनाने का काम। स्मॉलेस्ट मतलब क्यों? क्योंकि ये काफ़ी छोटा होता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते, इसलिए स्मॉलेस्ट। बेसिक मतलब ये हमारा बेस बनाता है, जिससे हमारी बॉडी को कहते हैं ना कि दीवार जो है वो उसका बेस क्या है? ईट। इसलिए स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट, यूनिट मीन्स इकाई। और लाइफ में ये तो समझाने की ज़रूरत है नहीं। दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल लाइफ प्रोसेस। अब देखिए ये तो पता चल गया कि सेल क्या है? स्मॉलेस्ट बेसिक यूनिट है। अब इसका काम क्या है? तो दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेस। जितने भी हमारे बॉडी में प्रोसेस होते हैं, मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती हैं, उसके लिए रिस्पॉन्सिबल कौन होता है? सेल। जैसा कि हम पहले डिफिनीशन में पढ़ चुके हैं कि हमारा स्ट्रक्चरल और फंक्शनल यूनिट होता है और बायोलॉजिकल यूनिट होता है। तो ये सारे काम कौन कर रहा है? सेल ही कर रहा है ना। इसलिए कह रहा है दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ द लाइफ प्रोसेस। हमें जीवित रहने के लिए जो भी प्रोसेस हमारे बॉडी में होने चाहिए वो सारे कहाँ होते हैं? सेल में होते हैं। इसलिए हम कहते हैं दैट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल ऑफ लाइफ प्रोसेसेस। अब आ जाइए हम पढ़ते हैं डिस्कवरी ऑफ सेल।
सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल की डिस्कवरी किसने की थी। चलिए ठीक है, हमने ये तो जान लिया कि सेल क्या है। अब सबसे पहले सेल किसी ने डिस्कवर किया होगा, किसी ने खोजा होगा, किसी ने बताया होगा कि सेल है क्या। सबसे पहले साइंटिस्ट आए रॉबर्ट हुक, जिन्होंने किसके बारे में बताया, सेल के बारे में। लेकिन क्या बताया, किस टाइप के सेल के बारे में बताया, ये डेड सेल के बारे में बताया, या एक वर्ड में कह सकते हैं सेल वॉल। रॉबर्ट हुक डिस्कवर द सेल किस सन में, 1665, 1665 में। किसके बारे में बताया, सेल वॉल के बारे में। अब देखिए नेक्स्ट लाइन क्या दिया हुआ है, ही डिस्कवर डेड सेल। इन्होंने डिस्कवरी तो की सेल की, सेल में भी किस चीज़ की, सेल वॉल की, लेकिन वो कैसा था, डेड सेल था। इन्होंने किस टाइप के सेल की डिस्कवरी की, तो डेड सेल की। यूजिंग, अब देखिए जैसा कि इन्होंने डेड सेल डिस्कवर किया, तो ये जो इनका जो माइक्रोस्कोप, इतना तो आपको पता चल गया कि जो सेल होता है काफ़ी स्मॉल होता है, इसको हम नेकेड आई से नहीं देख सकते। तो इसको देखने के लिए कहीं ना कहीं इन्होंने एक नॉर्मल माइक्रोस्कोप, अब वो उस टाइम अभी इतना डेवलप था नहीं, हमारा साइंस जो इतना डेवलप था नहीं, तो वो जो माइक्रोस्कोप यूज किए वो काफ़ी नॉर्मल रहा होगा, तो ये प्रॉपर देख नहीं पाए। प्रॉपर देख नहीं मतलब क्या, ये जो पूरा सेल का स्ट्रक्चर आपने देखा वो कुछ इस तरीके का होता है, ठीक। तो ये हो गया आपका सेल मेम्ब्रेन, और ये हो गया ऊपर का सेल वॉल। तो अंदर की मेम्ब्रेन ये देख ही नहीं पाए, क्योंकि उनका जो माइक्रोस्कोप था वो कैसा था, अर्ली माइक्रोस्कोप था, अभी बहुत कह सकते हैं कि वेल डेवलप माइक्रोस्कोप नहीं था। तो इन्होंने सिर्फ क्या देखा, सेल वॉल देखा। किस टाइप के सेल की डिस्कवरी की, तो आप बताएंगे डेड सेल, ठीक। सबसे पहले सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक, क्या डिस्कवर किया, सेल वॉल। किस सन में, 1665 या 1665 में। किस टाइप के सेल की डिस्कवरी की, तो डेड सेल। और माइक्रोस्कोप उनका कैसा था, अर्ली माइक्रोस्कोप था। नेक्स्ट आए, ठीक है, इन्होंने तो सेल वॉल की डिस्कवरी कर ली। फिर नेक्स्ट साइंटिस्ट आए एंटोनी वॉन लीवेनहॉक। ये क्या किए, इन्होंने क्या किया, लिविंग सेल की डिस्कवरी की। एंटोनी वॉन लीवेनहॉक, इन्होंने किसकी डिस्कवरी की, लिविंग सेल। अब जब ये अचानक से ये पॉन्ड के किनारे बैठे हुए थे, तो ये इन्होंने भी खुद से ही एक अपना माइक्रोस्कोप डिज़ाइन किया, बनाया था, जिससे उन्होंने क्या देखा कि वाटर में कुछ जैसे मान लीजिए इन्होंने लिविंग क्यों दिया ना, क्योंकि जो वाटर में देखिए कि कुछ सेल थी लेकिन वो मूवमेंट कर रही थी। तो मूवमेंट कौन करेगा, जैसा कि आप लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में आप जब डिफ्रेंशिएट करते हैं तो कहते हैं ना कि मूवमेंट होगा तो हम बोलेंगे लिविंग थिंग्स है, मूवमेंट नहीं होगा तो बोलेंगे नॉन लिविंग थिंग्स है, ठीक। तो अब ये क्या देखे, पॉन्ड में कुछ चीज़ें थी जो क्या कर रही थी, मूव कर रही थी, चल रही थी। तो इन्होंने नाम दे दिया कि क्या है, ये लिविंग सेल है। इन्होंने क्या नाम दिया, लिविंग सेल। या एक वर्ड में कह सकते हैं कि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लिविंग सेल की डिस्कवरी किए। कहाँ किए, तो वाटर ऑफ पॉन्ड, वाटर ऑफ पॉन्ड, पॉन्ड के वाटर में। किस सन में, 1674 या 1674 में। इन्होंने क्या डिस्कवर किया, सेल मेम्ब्रेन। रॉबर्ट हुक सेल वॉल की डिस्कवरी किए, जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी किए। किसमें, किस सन में, 1674। अब देखिए, ही ऑब्जर्व लिविंग सेल एंड कॉल देम एनिमलकुलस। इन्होंने उसको नाम क्या दिया, तो एनिमलकुलस, ठीक है। देखिए इन्होंने जो डिस्कवरी की सेल की, एक बुक में इन्होंने अपना नाम दिया रॉबर्ट हुक ने, जिसको बोलते हैं माइक्रोग्राफिया। इसको मैंने यहाँ मेंशन नहीं किया है क्योंकि आपके लिए बहुत वो चीज़ें थोड़ा सा एक्स्ट्रा हो जाएंगी। फ़िलहाल आप इतना ही देख लीजिए। रॉबर्ट हुक सेल वॉल की डिस्कवरी 1665 में, जबकि एंटोनी वॉन लीवेनहॉक लिविंग सेल की डिस्कवरी किया इन्होंने किस सन में, 1674 में। जस्ट बाद ही थे, थोड़ा टाइम लगा इनको लिविंग सेल की डिस्कवरी करने में। या फिर एक शब्द में बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन। और सेल मेम्ब्रेन क्या है, ये जो है वो सेल मेम्ब्रेन है। इनर जो आपको दिख रहा है मेम्ब्रेन, वो सेल मेम्ब्रेन है। जो आउटर है वो क्या है, सेल वॉल। अभी इसका आपको स्ट्रक्चर बताया जाएगा। फिलहाल इतना जानिए कि जो सेल होता है, आउटर कवरिंग जो होती है वो सेल वॉल होती है, इनर कवरिंग जो होती है वो सेल मेम्ब्रेन होती है। और सेल वॉल की डिस्कवरी
रॉबर्ट हुक। सेल मेम्ब्रेन की डिस्कवरी एंटोनी वॉन लीवेनहॉफ। सेल वॉल जो होता है वो डेड सेल होता है, जबकि ये आपका सेल मेम्ब्रेन जो होती है वो कैसी होती है, लिविंग सेल होती है। अब आ जाइए, और भी बहुत सारी डिस्कवरी हुई, ठीक है। अभी तो हमने सेल के बारे में डिस्कवर किया, सेल के अंदर बहुत सारी चीज़ें थी जिसको हमें डिस्कवर करना था। सेल, अभी तो हमने सेल वॉल देखा, उसके बाद हमने सेल मेम्ब्रेन देखा। अब आ गया नेक्स्ट साइंटिस्ट रॉबर्ट ब्राउन। किस सन में? अब देखिए 1674 के बाद, देखिए बहुत लॉन्ग टाइम लगा इनको आने में। रॉबर्ट ब्राउन ने किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। अब इसके लिए अभी मैं एक डायग्राम आपको दूंगी, उसमें आपको दिखाऊंगी कहाँ न्यूक्लियस होता है, क्या होता है। अभी फ़िलहाल यहाँ पे आप टॉपिक जान लीजिए किसकी डिस्कवरी किसने की। रॉबर्ट ब्राउन किसकी डिस्कवरी की? न्यूक्लियस की। किस सन में? 1831 या 1831। नेक्स्ट साइंटिस्ट है पुरकिंजे। उन्होंने प्रोटोप्लाज्म की डिस्कवरी की। सेल के अंदर एक लिक्विड होता है जेली लाइक, जिसको हम क्या कहते हैं? प्रोटोप्लाज्म। और उसकी डिस्कवरी किसने की? पुरकिंजे ने। किस सन में? 1839। अब आ जाइए, इसके बाद उन्होंने एक और संरचना देखा सेल के अंदर जिसको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटस। गोल्जी ऑपरेटस की डिस्कवरी किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। किस सन में? 1897 या 1897। अगर आप सन भूल जाते हैं कोई बात नहीं, पर नाम याद रखेंगे। रॉबर्ट ब्राउन न्यूक्लियस, पुरकिंजे प्रोटोप्लाज्म, गोल्जी ऑपरेटर्स कैमिलो गोल्जी। अब आ जाइए, नेक्स्ट क्या है? लाइसोसोम। लाइसोसोम जो थे इनकी डिस्कवरी किसने की? ये क्रिश्चियन थे एक तरीके के। ये साइंटिस्ट कैसे थे? क्रिश्चियन थे। नाम क्या था? डी डुवे। लाइसोसोम की डिस्कवरी आप फिलहाल इतना ही मेंशन करेंगे। लाइसोसोम डी डुवे 1949 में डिस्कवर किए इन्होंने, लाइसोसोम डी डुवे। अब आ जाइए माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को सबसे पहले एक साइंटिस्ट है जिन्होंने देखा, लेकिन उसका नाम नहीं दे पाए ये एग्जैक्ट है क्या। देख तो लिया लेकिन उसको नाम नहीं दे पाए कि इसका नाम माइटोकॉन्ड्रिया है। देखिए यहाँ दिया हुआ है माइटोकॉन्ड्रिया अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। जनरली लोग कॉलिकर ही पढ़ते हैं, लेकिन इसका पूरा नाम है अल्बर्ट वॉन कॉलिकर। पहले इन्होंने डिस्कवर किया कहाँ? मसल सेल में, लेकिन नाम नहीं दिया इन्होंने। इसी का नाम माइटोकॉन्ड्रिया ये नहीं कहा इन्होंने। डिस्कवर तो कर लिया कि ये कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर होता है, डबल लेयर कवरिंग होती है, लेकिन नाम नहीं दे पाए कि ये है क्या। कुछ इस तरीके का स्ट्रक्चर है, इन्होंने बताया मसल सेल्स में कुछ है, लेकिन नाम नहीं दिया। नेक्स्ट साइंटिस्ट आए सी बेंडा, जिन्होंने इसका नाम क्या दिया? माइटोकॉन्ड्रिया। जो स्ट्रक्चर मसल सेल में अल्बर्ट वॉन कॉलिकर ने देखा, उसको नाम किसने दिया? सी बेंडा ने। तो ये माइटोकॉन्ड्रिया की डिस्कवरी किसने की? तो कॉलिकर बोलेंगे एक वर्ड में, और इसको माइटोकॉन्ड्रिया नाम कौन दिया? टर्म कॉइंड बाय सी बेंडा। अब आ जाइए राइबोसोम। राइबोसोम की डिस्कवरी नॉर्मली लोग बोलते हैं पैलाडे, लेकिन इसका पूरा नाम जान लीजिए, जॉर्ज पैलाडे। नॉर्मल पैलाडे भी याद रखेंगे तो कोई बात नहीं है, वैसे पूरा नाम जान लीजिए। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलाडे। सन याद रखिए 1955, ठीक है। अब आ जाइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में। जो अभी आपको हम बता रहे हैं जितने भी सेल ऑर्गेनेल, अभी इसको मैं आपको डायग्राम में मेंशन कराऊंगी। अभी फ़िलहाल इतना याद कर लीजिए। राइबोसोम की डिस्कवरी जॉर्ज पैलाडे 1955। अब आ जाइए एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसकी डिस्कवरी जो है नॉर्मली लोग पोर्टर बोलते हैं, लेकिन आप पूरा नाम याद रखिए, अल्बर्ट क्लाउड एंड पोर्टर। दो साइंटिस्ट थे, लेकिन इसका नाम एक वर्ड में लोग बोलते हैं पोर्टर। आप दोनों नाम जानिए, अल्बर्ट क्लाउड एंड पोर्टर। अब आ जाइए प्लास्टिड। प्लास्टिड का नाम आप सुने होंगे, क्लास 6 में भी ये है। प्लास्टिड फोटोसिंथेसिस में हेल्प कराता है। क्लोरोप्लास्ट, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट ये सब पढ़े होंगे, प्लास्टिड के ही पार्ट हैं। फिलहाल जानिए प्लास्टिड की डिस्कवरी अर्नेस्ट हैकल। प्लास्टिड की डिस्कवरी किसने की? अर्नेस्ट हैकल। अब आ जाइए वैक्यूल। अब जैसे अभी थोड़ी देर बाद आपको मैं ट्रिक भी बताऊंगी कैसे आप याद करेंगे। वैक्यूल की डिस्कवरी एंटोनी वॉन
लीवेनहॉक, इन्होंने ही वैक्यूल देखा था सेल में। अब मान लीजिए इन्होंने लिविंग सेल की तो डिस्कवरी की ही, उसके बाद उसमें अगेन वो रिसर्च करते रहे, तो एंटोनी वॉन लीवेनहॉक ने ही वैक्यूल की डिस्कवरी भी की। फिर होता है न्यूक्लियस के अंदर ऐसा कुछ राउंड सा स्ट्रक्चर आप देखेंगे सेल में, जिसको बोलते हैं न्यूक्लियस। उसके अंदर एक और राउंड सा स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। तो न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी फेलिस फोंटाना, नॉर्मली सिर्फ फोंटाना ही लोग बोलते हैं, पूरा नाम जान लीजिए, फेलिस फोंटाना, 1774। ठीक, इतनी तो डिस्कवरी हो गई। जो भी डिस्कवरी हुई कि सेल क्या है, इसके बारे में जैसे कोई भी चीज़ आपकी डिस्कवर की जाती है तो उसको एक थ्योरी के रूप में लिखा जाता है, तो इसको भी एक थ्योरी के रूप में देना पड़ेगा कि सेल क्या है। तो इसके लिए सेल थ्योरी लाया गया। देखिए 2 साइंटिस्ट थे जिन्होंने सेल थ्योरी दिया, स्लाइडेन एंड स्वान। देखिए दिया हुआ प्रेजेंटेड बाय द 2 बायोलॉजिस्ट। स्लाइडेन जो है वो बॉटनिस्ट थे, जबकि स्वान जो है वो जूलॉजिस्ट थे। फिलहाल जानिए कि सेल थ्योरी 2 साइंटिस्ट द्वारा दिया गया। देखिए सन लगभग दोनों इक्वल ही है आपका, 1838 1839, 1 साल का डिफरेंस है। इन्होंने कहा ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल्स मेड अप ऑफ, और मेड अप ऑफ कहिए, आर कंपोज्ड ऑफ सेल। जितने भी प्लांट और एनिमल हैं वो सब किससे बने हुए हैं, तो सेल से। ऑल प्लांट एंड एनिमल सेल मेड और कंपोज्ड ऑफ सेल, किससे बने हैं, सेल से। नेक्स्ट आपके स्वान आए, इन्होंने कहा कि सेल इज़ द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसा कि हम ऊपर इस बात का जिक्र कर चुके हैं कि सेल जो होता है हमारे बॉडी का स्ट्रक्चर बनाता है, इसलिए स्ट्रक्चरल यूनिट बोलेंगे। और हमारे बॉडी में जितने भी फंक्शन होते हैं, जितने भी मेटाबॉलिक एक्टिविटी होती है, वो कहाँ परफॉर्म की जाती है, सेल में, इसलिए इसको बोलते हैं फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। हमारे लाइफ को चलाने के लिए ये फंक्शनल यूनिट जो है सेल में ही होता है, इसलिए सेल को बोलते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। अब इतनी डिस्कवरी हो गई। एक साइंटिस्ट और आए जिन्होंने कहा चलिए ठीक है, सेल क्या ये तो हमें पता चल गया, पर हमें ये भी तो पता होना चाहिए कि एग्जैक्ट सेल आया कहाँ से, हमारी बॉडी में सेल कहाँ से आया। तो नेक्स्ट साइंटिस्ट आए विर्चाव 1855 में। देखिए उन्होंने क्या बताया, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल, कि जो भी सेल एराइज हुआ है वो कहाँ से आया है, हमारी बॉडी में आया कहाँ से, तो फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। इसका मतलब क्या है कि जो पहले से कोशिका मौजूद है उन्हीं से हमारा जो नया सेल बना है, हमारे बॉडी में जो सेल आया है वो कहाँ से आया है, तो जो पहले से सेल मौजूद था अर्थ पे, उसी से ये नया सेल एराइज हुआ है। जैसे एक आप देखते हैं, एक प्लांट से, ओल्ड प्लांट से एक न्यू आम का पेड़ बनता है, जैसे उसका बीज गिरा और नया प्लांट बन गया। तो नया प्लांट कैसे बना, जो पहले से आम का पेड़ मौजूद है उसके बीज से ही तो नया प्लांट बना। उसी चीज़ को यहाँ, जैसे आप अगर जूलॉजी में लें, ये तो हो गया आपका बॉटनी, प्लांट के पर्पस से आपने बताया। अब जैसे ह्यूमन बीइंग के पर्पस से लेंगे तो आप देखेंगे कि आपके मम्मी पापा से ही तो आप बने हैं, तो नया सेल आपकी बॉडी में आया है वो कहाँ से आया, आपके मम्मी पापा से ही सेल आया जिससे आपकी न्यू बॉडी बनी है। तो इस वर्ड को देखिए यहाँ डिफाइन किया है, सेल एराइजेस फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। जो नया सेल बना है वो कैसे बना है, फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग सेल। आइए अब थोड़ा सा हम डायग्राम भी देख लेते हैं, सेल होता कैसा है। ये देखिए इस स्ट्रक्चर ऑफ सेल, सेल का स्ट्रक्चर नॉर्मली होता कैसा है। तो हमने बताया था सबसे आउटर कवरिंग जो होती है वो क्या होती है, सेल वॉल। तो ये क्या हो गया आपका, सेल वॉल। इसके अंदर की लेयर 2 लेयर है ना, डबल लेयर है। अंदर की लेयर को बोलेंगे सेल मेम्ब्रेन, इनर लेयर को सेल मेम्ब्रेन, आउटर लेयर को सेल वॉल। अब देखिए बहुत सारे इसमें आपको स्ट्रक्चर दिख रहे हैं। जैसे हमने पढ़ाया कि न्यूक्लियस की डिस्कवरी रॉबर्ट ब्राउन, यही बताया अभी। तो ये देखिए ये रहा आपका न्यूक्लियस जो एकदम सेंटर में है, राउंड सा स्ट्रक्चर है। इसके ऊपर देखिए आपको कुछ लॉन्गिट्यूडनल कुछ स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म में है ER। इसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, शॉर्ट फॉर्म होता है ER।
अब जो ER होता है या एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है वो दो तरीके का होता है। एक होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और एक होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। अब हम इसको स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं और रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्यों कहते हैं? देखिए, कुछ सतहें आप देख रहे हैं कि काफ़ी स्मूथ है, इस पर कोई रफनेस नहीं है, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? स्मूथ। यहाँ देखिए, यहाँ पे देख रहे हैं इसके सरफेस पे कुछ अटैच है, जिसके कारण इसका स्मूथनेस नहीं है, कुछ खुरदरा दिखेगा, इसलिए इसको हम क्या बोलेंगे? रफ। अब ये जो आपको इस अटैच है पार्टिकल्स, वो हैं क्या? ये राइबोसोम के पार्टिकल हैं और ये क्या करते हैं? ये जो है प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करते हैं। कौन? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। और ये क्या करते हैं? रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? ये राइबोसोम को सतह प्रोवाइड करता है प्रोटीन सिंथेसिस करने के लिए। अब आ जाइए, यहाँ देखिए क्या दिया हुआ है? प्लास्टिड। अभी मैंने बताया प्लास्टिड आप पढ़े होंगे, 3 टाइप के होते हैं, क्रोमोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट और ल्यूकोप्लास्ट, जो फोटोसिंथेसिस में हेल्प करते हैं। पिछले चैप्टर मैंने बताया, अगले पेज पे मैंने बताया माइटोकॉन्ड्रिया के बारे में। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज जिसने बताया था? सी ब्रेंडा ने नाम दिया था इनको। देखिए, माइटोकॉन्ड्रिया आपकी डबल लेयर कवरिंग है, आउटर कवरिंग है और अंदर का ये है इनर। न्यूक्लियस दिख गया आपको। अब देखिए राइबोसोम, इसमें ये आपका साइटोप्लाज्म है। ये जो आपको कुछ फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर दिख रहा है, यही क्या है? आपका साइटोप्लाज्म है। और ये जेली लाइक होता है। अगर आप इसको देखेंगे तो इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है? जेली लाइक होता है। गोल्जी ऑपरेटर की मैंने बात की। गोल्जी ऑपरेटर की डिस्कवरी कैमिलियो गोल्जी, ये रहा आपका गोल्जी ऑपरेटर। ये सब है क्या? ये सब सेल के सेल ऑर्गेनेल हैं। जैसे बॉडी में आपके ऑर्गन होते हैं, वैसे सेल के ऑर्गन को हम बोलते हैं सेल ऑर्गेनेल। माइटोकॉन्ड्रिया हो गया, प्लास्टिड हो गया, गोल्जी ऑपरेटर हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम हो गया, न्यूक्लियस हो गया, वैक्यूल हो गया, लाइसोसोम, ये सब है क्या? ये सब सेल के सेल ऑर्गेनेल हैं। इसमें कुछ राइबोसोम के पार्टिकल्स भी हैं जो इसमें डिस्पर्स्ड है आपके साइटोप्लाज्म में। ये जो आपका फ्लूइड, ये आपको जो मेंशन किया गया है पॉइंट वाइज, ये सब क्या है? साइटोप्लाज्म है। इसके ऊपर ये जितने भी आपके सेल ऑर्गेनेल हैं वो फ्लोट करते रहते हैं। ये हो गया आपका माइटोकॉन्ड्रिया। नेक्स्ट आपको मैंने बताया था सेंटर में होता है, उसको बोलते हैं न्यूक्लियस। इसमें कुछ पार्टिकल्स लाइक स्ट्रक्चर दिख रहे हैं जिसको बोलते हैं राइबोसोम। ये आपको देखिए सिलेंड्रिकल स्ट्रक्चर दिख रहा है जिसको बोलते हैं गोल्जी ऑपरेटर। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बारे में मैंने बताया कि इनर मेम्ब्रेन को बोलेंगे प्लाज्मा मेम्ब्रेन, या इसको क्या बोलेंगे? सेल मेम्ब्रेन। आउटर मेम्ब्रेन को क्या बोलेंगे? सेल वॉल। ये आपको कुछ लॉन्ग सा स्पेस टाइप दिख रहा है, इसको बोलते हैं वैक्यूल। ये फ्लूइड लाइक स्ट्रक्चर जो इसमें भरा पड़ा है, इसको बोलते हैं साइटोप्लाज्म। ये देखिए राउंड राउंड सा स्ट्रक्चर जो दिख रहा है, उसको बोलते हैं लाइसोसोम। और आपको मैंने डिटेल में बताया है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के बारे में। 2 तरीके का होता है, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और रफ एंडोप्लाज्मिक। ER मीन्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। फिर मैंने वहाँ मेंशन किया था न्यूक्लियोलस की डिस्कवरी भी आपको बताई थी। न्यूक्लियस के अंदर एक राउंड सा एक और स्ट्रक्चर होता है जिसको बोलते हैं न्यूक्लियोलस। दैट्स ऑल अबाउट द सेल। नेक्स्ट वीडियो में।